आज जब हम स्टार्ट करेंगे डोगर बुक से चैप्टर नंबर 20 सर्जरी का, विच इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में जो है वो फाउंडेशनल ओवरव्यू दिया गया है ऑन्कोलॉजी का, जिसमें हम इसने कवर किया है डेफिनेशन कैंसर की। ऑन्कोलॉजी एक्चुअली स्टडी ऑफ कैंसर को ही कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसने कैंसर की डेफिनेशन बताई है, क्यों ये होता है, किस तरह से इसको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइनिंग द नियोप्लाज्म्स एंड कैंसर। यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया है कि जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं वो डायनामिक होते हैं, यानी कॉन्स्टेंटली बैलेंसिंग द प्रोलिफरेशन, यानी जो सेल की ग्रोथ होती है प्रोलिफरेशन को, और दूसरा एपोप्टोसिस को। एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ को कहा जाता है एपोप्टोसिस। तो यानी ज़िंदगी लिविंग जो है ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है, जिसमें हर सेल बन भी रहा है, प्रोलिफरेशन हो रही है, और वो उसकी प्रोग्राम सेल डेथ हो रही है, टूट रहा है। ठीक है, तो उसके बाद इसने टाइप्स ऑफ नियोप्लाज्म्स, और यानी इसने कहा कि ये वेरियस जो है वो वेल कंट्रोल हो रहा होता है, ये प्रोसेस बाय वेरियस जीन्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक हो गया। देन आपको पता होना चाहिए कि नियोप्लाज्म एक ग्रीक वर्ड से निकला है, यानी नियो। नियो का मतलब होता है नए, न्यू और प्लाज्मा का मतलब होता है फॉर्मेशन। नियोप्लाज्म यानी न्यू फॉर्मेशन, यानी एबनॉर्मल मास या टिश्यू की ग्रोथ, यानी कि एबनॉर्मल मास ऑफ अ टिश्यू ग्रोथ को कहा जाता है। तो नियोप्लाज्म की टाइप्स होती हैं, बिनाइन भी हो सकते हैं यानी नॉन कैंसरस, दूसरे होते हैं प्री मैलिग्नेंट, तीसरे होते हैं मैलिग्नेंट। ठीक है, तो इसकी टाइप्स होगी। कॉजेज कैंसर जो है ना वो जीनोमिक जब एबनॉर्मलिटी डिस्टर्ब कर देती है बैलेंस को। ठीक है, जब भी अराइज कब करेगा, जब जीनोमिक एबनॉर्मलिटी डिस्टर्ब द बैलेंस लीडिंग टू आइदर, या तो बहुत ज़्यादा टू मच सेल रेप्लिकेशन हो रही है, या फिर फेलियर ऑफ द सेल टू डाई व्हेन दे शुड। ठीक है, यानी जब उनके प्रोग्राम सेल डेथ हो रही है तो दो प्रोसेस होते हैं ना कंट्रोल, तो अपोप्टोसिस, या तो वो अपोप्टोसिस नहीं हो रहा, वो डाई नहीं कर रहा, वो प्रोलिफरेट कर रहा है, तो कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वजह होती है। या तो जीनोमिक एबनॉर्मलिटी ऐसी आ जाती हैं जो बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती हैं, तो या तो सेल रेप्लिकेट ज़्यादा करेगा या फिर वो डाई ही नहीं करेगा। अब कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं न्यूप्लाज्म के, यहाँ पे इसने समझाया कि क्यों कैंसर जो है वो 5 मेन फैक्टर्स में डेवलप करता है। इनहेरिटेड कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो स्पेसिफिक कैंसर्स के लिए लिंक्ड होते हैं। उसमें आपको पता होना चाहिए APC जो है ये जीन कोलोरेक्टल ट्यूमर के लिए होता है, APC। मेनिन जीन मैन टाइप 1 कैंसर में होता है। ठीक है, ये इनहेरिटेड है। RET प्रोटोन को जीन जो होता है मैन टाइप 2A 2B, क्योंकि मैन की 3 टाइप्स होती है ना, 2A 2B और 3B होता है, तो 2A 2B में RET म्यूटेशन आती है, टाइप 1 में मेनिन जीन में। BRCA1 BRCA2 ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर्स करवाते हैं। ठीक है, ये जीन्स। अब कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे स्मोकिंग भी प्रमोट करता है कैंसर को, अल्कोहल, UV एक्सपोजर, ठीक है, अल्ट्रावायलेट और रेडिएशन एक्सपोजर। फिर वायरल इन्फेक्शन में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जैसे सर्वाइकल और पिनाइल कैंसर करवाएगा। HIV जो है वो कपोसी सार्कोमा करवाता है। HBV हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा लिवर कैंसर करवाएगा, हेपेटाइटिस B वायरस। ठीक है, फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी आपको पता होने चाहिए कि वो भी जो है कैंसर को लीड कर सकते हैं। लाइफस्टाइल और डाइट का भी इसमें रोल होता है। फिर आगे इसने ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और हॉलमार्क्स यहाँ पे समझाए हैं कैंसर के। यहाँ पर इसने एक विविड मेटाफर यूज़ किया है कि कैंसर को उसने कहा है कि एज ए साइकोपाथ। क्यों? क्योंकि ये रिस्पेक्ट नहीं करते राइट ऑफ द अदर सेल्स, बाकी सेल्स के राइट्स को, हकूक़ की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ये साइकोपाथ होते हैं। तो यानी इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड और अनबाउंड होती है, और ये इवेंचुअली जो है ना होस्ट के अपने ही टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो होस्ट के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब इसके 6 हॉलमार्क्स जो कैंसर के इसने यहाँ पे समझाए हैं वो थोड़े से आपने याद रखने हैं। एक तो सस्टेनिंग प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग। ठीक है, यानी सस्टेनिंग प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग, ऑलवेज ऑन फॉर ग्रोथ। ठीक है, ताकि ग्रोथ हो। इवेडिंग द ग्रोथ सप्रेसर, यानी ये जो ग्रोथ को बंद करने वाले सिग्नल्स होते हैं ना, उनको इवेड कर देता है, इग्नोर कर देता है उन सिग्नल्स को, तभी इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, ये सेल डेथ को रेजिस्ट करते हैं, यानी इनमें अपोप्टोसिस नहीं होती, अवॉइड कर रहे होते, तभी तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। इनेबलिंग द रेप्लिकेटिव इमॉर्टैलिटी, यानी कि सेल्स कैन डिवाइड इनडेफिनेटली। इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस, यानी बॉडी को फोर्स करेगा कि न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो करें ताकि ट्यूमर को फीड मिले। ठीक है, एंड एक्टिवेटिंग इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, यानी बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाएगा। तो यानी 6 हॉलमार्क्स कैंसर के क्या हुए? सस्टेनिंग प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग, इवेडिंग ग्रोथ सप्रेसर, रेजिस्टिंग सेल डेथ, इनेबलिंग रेप्लिकेटिव इमॉर्टैलिटी, इंड्यूसिंग एंजियोजेनेसिस एंड एक्टिवेटिंग द इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। ठीक है,
देखिए एक नोट है कि जीनोम इंस्टेबिलिटी इज़ द अंडरलाइंग कॉज ऑफ ऑल दीज हॉलमार्क्स, ठीक है, उनका अंडरलाइंग कॉज यही है, जीनोम इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ द कैंसर्स पे। वाइल ऑफन नेम्ड बाय द ऑर्गन दे स्टार्ट इन, कैंसर्स आर मोर प्रिसाइजली क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ टिश्यू दे ओरिजिनेट फ्रॉम। जैसे फॉर एग्जांपल जो कार्सिनोमास हैं तो वो हमारे कहाँ से अराइज करते हैं, एपीथेलियल सेल्स से, ठीक है, जो एपीथेलियल सेल्स हैं। तो मोस्ट कॉमन 80 to 90% केसेस में कार्सिनोमा में आएगा हमारा ब्रेस्ट का कार्सिनोमा, प्रोस्टेट कार्सिनोमा, लंग, पेनक्रियाज में भी कार्सिनोमा होता है, कॉलन कैंसर, ठीक है। दूसरे होते हैं सार्कोमा। सार्कोमा हमेशा याद रखें कि ये कनेक्टिव टिश्यू से अराइज करता है, तो जैसे बोन, कार्टिलेज, फैट, उनमें आएगा ये। ल्यूकीमिया कैंसर है जो कि वाइट ब्लड सेल से डिराइव होता है, ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू में या उनके प्रिकर्सर में, तो उनको हम कहेंगे ल्यूकीमिया। लेकिन माइलोमा जो है वो बी सेल्स को इन्वॉल्व करता है, स्पेसिफिकली जो वाइट ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन, ठीक है, बी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं ना। इसी तरह दूसरा होता है लिम्फोमा। अच्छा, लिम्फोमा जो होता है ना कैंसर, जो बोन मैरो डिराइव्ड सेल्स से ओरिजिनेट हो, बोन मैरो डिराइव्ड सेल्स दैट स्पेसिफिकली अफेक्ट्स द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम को। फिर जर्म सेल ट्यूमर हम किसको कहते हैं, जर्म सेल वाले प्लूरीपोटेंट सेल्स से डिराइव होता है, यानी प्लूरीपोटेंट सेल हम उसको कहते हैं जो कैपेबल होता है ऑफ बिकमिंग फर्दर इन मैनी टाइप्स, ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। पहला ये प्लूरीपोटेंट सेल होता है ना, तो इनमें से जब जर्म कैंसर अराइज करे तो उनको हम जर्म सेल ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफन अकर इन द टेस्टिकल, जैसे सेमिनोमा, या फिर टेस्टिकल में होगा तो हम सेमिनोमा कहेंगे। अगर ये जर्म सेल ट्यूमर ओवरी में होगा तो हम उसको कहेंगे डिसजर्मिनोमा, ठीक है। लास्ट है ब्लास्टोमास कैंसर होते हैं जो कि इमेच्योर प्रिकर्सर सेल से अराइज करेंगे, इमेच्योर बट प्रीकर्सर सेल ऑफ द एम्ब्रियन या एम्ब्रियोनिक टिश्यू कह लें, उससे अराइज कर रहा है, तो वो ब्लास्टोमा है। तो ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है देन इन द एडल्ट्स, ठीक है, ब्लास्टोमा बच्चों में ज़्यादा होता है। अब प्रिवेंशन इसने समझाई है कि प्रिवेंशन फोकस कर रहा है ऑन मॉडिफाइंग द रिस्क फैक्टर्स टू स्टॉप द कैंसर फ्रॉम फॉर्मिंग, यानी उसको बनने से आप कैसे रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्मोकिंग सेसेशन से स्मोकिंग बंद कर दी तो लंग कैंसर प्रिवेंट होगा, रेडिएशन अगर अवॉइड की जाए, मिनिमम एक्सपोजर हो तो कैंसर अवॉइड होगा। लो डोज एस्पिरिन भी जो है ना वो कोलोरेक्टल कैंसर से बचाता है, ये भी एक प्रिवेंशन में आ गया लो डोज एस्पिरिन। प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी, फॉर एग्जांपल अगर बायोलेटरली कोई जिसको BRCA1 की जीन म्यूटेशन है, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं, तो वो अगर पहले से बायोलेटरली मेस्टेक्टमी करवा दे, ब्रेस्ट निकलवा दे प्रोफाइलेक्टिकली, तो ब्रेस्ट कैंसर अवॉइड होगा, ठीक है, प्रिवेंट होगा। नेक्स्ट अब आ जाए स्क्रीनिंग पे। अच्छा, स्क्रीनिंग देखें, यहाँ पर इसने समझाया है कि स्क्रीनिंग को एज ए मेडिकल इन्वेस्टिगेशन यूज़ किया जा सकता है फॉर द इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक सिम्टम या कंप्लेन, अगर कोई भी नहीं है तो स्क्रीनिंग करवाई जा सकती है। तो स्क्रीनिंग में हमारा गोल यही होता है कि अर्ली डिटेक्शन, वायलेशंस छोटी हैं अभी तो उनको डिटेक्ट कर लिया जाए, विच इंक्रीज द चांस ऑफ क्योर एंड लोअर द रिस्क ऑफ मेटास्टेसिस, ठीक है, तो मेटास्टेसिस वगैरह से बच जाएंगे। तो क्राइटेरिया क्या होता है स्क्रीनिंग प्रोग्राम का, स्क्रीनिंग प्रोग्राम वैलिड होने के लिए 3 सेट्स ऑफ क्राइटेरिया लाजमी होने चाहिए। नंबर 1, डिजीज़ मस्ट बी रिकॉग्नाइजेबल एट अर्ली स्टेज, वो ट्रीटेबल होनी चाहिए, यानी अर्ली ट्रीटमेंट जो है अगर हम देते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, और कॉमन इनफ हो टू वारंट द कॉस्ट ऑफ स्क्रीनिंग, यानी वो डिज़ीज़ भी कॉमन भी होनी चाहिए, यानी डिज़ीज़ एक तो अर्ली स्टेज पे रिकॉग्नाइजेबल हो, ट्रीटेबल हो, यानी अर्ली स्टेज पे ट्रीट भी की जा सके, उसकी स्क्रीनिंग उन्हीं कैंसर्स के लिए की जाए जो अर्ली स्टेज पे रिकॉग्नाइजेबल हो, यानी कोई ऐसा कैंसर ना हो जो शुरू होते ही जो है बहुत एडवांस स्टेज पे चला जाता है, ऐसा ना, जो ट्रीटेबल भी हो, अर्ली स्टेज पे रिकॉग्नाइजेबल हो और कॉमन भी हो कि उसकी कॉस्ट जो है वो वारंट द कॉस्ट ऑफ स्क्रीनिंग इतनी कॉमन हो। दूसरा जो टेस्ट है वो मस्ट बी स्पेसिफिक, सेंसिटिव और स्पेसिफिक, एक्सेप्टेबल टू द पब्लिक, सेफ भी हो और इनएक्सपेंसिव हो। तीसरा, प्रोग्राम मस्ट बी सपोर्टेड बाय द एडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, रिपीटेबल एट अप्रोप्रिएट इंटरवल एंड बेनिफिट मस्ट आउटवे द फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये इसने तीनों जो है वो क्राइटेरिया समझा दिए स्क्रीनिंग के कि डिजीज़ जो है वो रिकॉग्नाइजेबल हो, अर्ली स्टेज, ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे ज़्यादा इफेक्टिव हो, सफिशिएंटली कॉमन टू वारंट स्क्रीनिंग, टेस्ट फेयरली सेंसिटिव और स्पेसिफिक हो, सेफ, इनएक्सपेंसिव, एक्सेप्टेबल, प्रोग्राम एडिक्वेटली डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ में हो, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग शुड बी रिपीटेड एट अप्रोप्रिएट इंटरवल एंड बेनिफिट मस्ट आउटवे द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसने कुछ समझाई है, यूके सर्वाइकल स्मेयर,
ऑफर्ड एवरी थ्री ईयर्स अंटिल द एज 60। ठीक है, अंटिल द एज ऑफ 60 तक जो है फिर हर 3 साल बाद यूके में जो है सर्वाइकल स्मीयर किया जाता है। इसी तरह जो मेमोग्राफी की जो ACS गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो इसकी हिस्टोरिकली जो है वो 40 पे स्टार्ट की जाती है की जाती थी मेमोग्राफी 40 की एज पे फीमेल्स में, लेकिन 2015 की गाइडलाइंस ने शिफ्ट कर दिया कि 45 की एज पे स्टार्ट किया जाए फॉर द एवरेज रिस्क वुमेन with the annual screen until the 54 year of age, then moving to every other year। यानी फिर हर साल 45 पे स्टार्ट किया फीमेल को जो है वो मेमोग्राफी, जो एवरेज रिस्क पर है, जिनको एवरेज रिस्क है कैंसर होने का, ब्रेस्ट कैंसर का, तो 45 पे जब पहुंचेंगी तो उनकी हर साल जो है एनुअल स्क्रीनिंग होगी जब तक कि वो 54 की नहीं हो जाती। फिर जब वो 54 की हो जाएंगी तो फिर उनकी जो है हर 2 साल बाद होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाए ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग पे। यहाँ पर इसने समझाया है कि किस तरह से डॉक्टर्स जो है कैटेगराइज करते हैं सीवियरिटी ऑफ ट्यूमर को। ग्रेडिंग जो है हमेशा याद रखें, एन एस्टीमेट ऑफ हाउ एग्रेसिव द ट्यूमर इज़ बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, यानी कि हाउ मच द कैंसर सेल्स लुक लाइक नॉर्मल सेल्स, यानी वो नॉर्मल सेल्स जैसे कैसे दिख रहे हैं नॉर्मल सेल्स की तरह, तो उसको हम कहते हैं, यानी साइटोलॉजिकल डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं ना। तो कितना एग्रेसिव ट्यूमर है वो हमें उसकी साइटोलॉजिकल डिफरेंशिएशन से ही पता लगता है। जबकि जो ये होगी ग्रेडिंग, ये एग्रेसिवनेस का पता लगता है। जो स्केल होता है ना यूजुअली वो क्लासिफाइड होता है एज अ ग्रेड 1, 2, 3 या 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एबनॉर्मलिटी या एग्रेशन के लिहाज से। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ग्रेड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डिफरेंशिएशन, या इन अदर वर्ड इंक्रीजिंग एनाप्लेजिया। The differentiation is as high and anaplasia as low as much the tumor cells resemble the cells of origin। ठीक है, यानी एनाप्लेजिया हम कहेंगे इसका एनाप्लेजिया कम है, लेस है, लो है अगर वो अपने नॉर्मल सेल्स, यानी जैसे एपिथेलियल ट्यूमर है तो बाकी एपिथेलियल सेल्स जैसा ही दिख रहा है, अगर ट्यूमर के भी सेल्स उसकी तरह ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हैं तो मतलब इसमें इस वाले ट्यूमर में लो एनाप्लेजिया है। लेकिन अगर उसमें साइटोलॉजिकल डिफरेंशिएशन ज़्यादा है, मुख्तलिफ है वो उनसे, तो उसका एनाप्लेजिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इज़ एज हाई एंड एनाप्लेजिया इज़ लो, तो यानी डिफरेंशिएशन ज़्यादा है उसकी, तभी वो अपने नॉर्मल लुकिंग सेल्स जैसा लग रहा है, तो मतलब डिफरेंशिएशन ज़्यादा है लेकिन एनाप्लेजिया उसमें लो है। अब आ जाए कि स्टेजिंग फिर इसको कहते हैं। स्टेजिंग जो है ना वो डिफरेंट होती है फ्रॉम ग्रेडिंग, यानी ग्रेडिंग में हम देख रहे थे कि कितना एंग्री लुकिंग सेल्स है, इस तरह याद रखें, लेकिन स्टेजिंग में हम मेजर कर रहे हैं कि कितना फार कैंसर स्प्रेड हो चुका है। ठीक हो गया, तो स्टैंडर्ड मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो TNM सिस्टम है, TNM ट्यूमर नोड एंड मेटास्टेसिस। टी जो है वो डिस्क्राइब करता है साइज़ और एक्सटेंट जो है ना प्राइमरी ट्यूमर का, T1, 2, 3, 4 ये रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीजिंग साइज़ या इन्वॉल्वमेंट। जो N है वो नोड को इंडिकेट करता है, नोड यानी कितने रीजनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं। N0 का मतलब है कोई नोड नहीं इन्वॉल्व हुआ, 1, 2, 3 उस हिसाब से एक नोड, 2 नोड। ठीक है, या एक दो नोड नहीं होता, एक साइड्स के हिसाब से होते हैं कि पहले जैसे ब्रेस्ट है तो एक्सिलरी है, फिर इंटरनल मेमोरी नोड है, तो उस हिसाब से 1, 2, 3 होता है। ठीक है, M फॉर मेटास्टेसिस, यानी हर ट्यूमर में ये TNM सिस्टम होता है, हर कैंसर का अलग अलग होता है। ठीक है, वो भी हमने याद करना होता है जो हम सिस्टम वाइज सर्जरी में देखेंगे हर चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद M है, M मेटास्टेसिस को बताया कि वेदर कैंसर जो है डिस्टेंट ऑर्गन में स्प्रेड हुआ है या नहीं। M0 का मतलब है कि नहीं हुआ है स्प्रेड, लेकिन M1 है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। ठीक है, अब आए इन्वेस्टिगेशंस पे। तो याद रखें इन्वेस्टिगेशन को जो है ना कैंसर के लिए हम 2 मेन गोल्स में कैटेगराइज करते हैं। एक वो इन्वेस्टिगेशन होती है जो डायग्नोसिस के लिए होती है, यानी कंफर्म करें कि वाकई ये कैंसर ही है, और दूसरी होती है स्टेजिंग वर्कअप के लिए, कि देखने के लिए कि वो कहाँ पर है। तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में हमें जो है लॉजिकल ऑर्डर जो है वो फॉलो करना होता है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टेस्ट। इनिशियल टेस्ट में आप जो है वो क्या करवाते हो, प्लेन रेडियोग्राफ्स करवाते हो। ठीक है, एक्सरेज सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स के लिए किए जाते हैं। ठीक है, दूसरी कंट्रास्ट स्टडीज़ होती हैं जो कि एक्चुअली की जाती हैं फॉर द ट्यूमर्स नेसेसरी फॉर द ट्यूमर इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक का और इंटेस्टाइन जो है वो उसमें फिर हम कंट्रास्ट स्टडीज़ करते हैं। एडवांस इमेजिंग में CT स्कैन, PET स्कैन, MRI, ये डीपर स्ट्रक्चर्स के लिए। और बायोप्सी जो है ना हमेशा याद रखें, बायोप्सी इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, और ऑब्टेनिंग टिश्यू सैंपल या तो अल्ट्रासाउंड या CT गाइडेड ही हम टिश्यू लेते हैं सैंपल, या एंडोस्कोपी के ज़रिए, फिर क्रूशियल फॉर द कॉन्फिडेंट डायग्नोसिस। ठीक है, देन स्टेजिंग में इसने समझाया है कि ये डिटरमाइन करते हैं स्प्रेड एंड हेल्प द प्लान ट्रीटमेंट।
स्प्रेड बताएंगे ना, तो उसमें लोकल एक्सटेंट हम कैसे देखते हैं, जैसे सीटी के ज़रिए, सीटी स्कैन के ज़रिए हम पेनक्रियाज को एवेल्यूएट करते हैं, ठीक है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ईसोफेगस का कैंसर देखने के लिए, एमआरआई करेंगे रेक्टम के कैंसर के लिए, तो ये स्टेजिंग बताएगा कितना फैला है, लेकिन लोकल एक्सटेंट बताएगा। लेकिन अगर मेटास्टेसिस दूर हो गई है, मेटास्टेटिक स्प्रेड हुआ है, तो वो बोन स्कैन करने पड़ेंगे, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, लेप्रोस्कोपी, ठीक है। अब आए ट्यूमर मार्कर्स पे। ट्यूमर मार्कर जो है ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमारे जो हार्मोन्स हैं ये भी एक किस्म का ट्यूमर मार्कर है, हार्मोन, प्रोटीन्स, एंटीजेंस, ठीक है। यानी बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमें ब्लड या टिश्यू में मिलेंगे, जो इंडिकेट करेंगे कि भाई इसमें, इस बॉडी में इसको ट्यूमर है, यानी ट्यूमर से ही वो रिलीज़ होते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये यूजुअली प्राइमरी वे नहीं होते टू डायग्नोस द कैंसर, क्योंकि ये हमेशा कैंसर का स्पेसिफिक नहीं होते, दे आर नॉट स्पेसिफिक फॉर कैंसर डायग्नोसिस, लेकिन ये हाईली वैल्यूएबल है मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स टू थेरेपी। आपने जब ट्रीटमेंट चला दिया कैंसर का, तो हम इन्हीं मार्कर के ज़रिए देखते हैं इनका जो क्वांटिटी है वो फिर कम होएगी अगर ट्रीटमेंट हमारा अच्छा जा रहा है, तो ये मार्कर्स फिर कम रिलीज़ होंगे, तो रिस्पॉन्स थेरेपी का देखने के लिए हम ये करते हैं, इनके लेवल्स करवाते हैं। और रिलैप्स चेक करने के लिए, दोबारा तो डिजीज़ नहीं हो गई, कैंसर ट्रीट हो गया लेकिन दोबारा हो गया, तो उसको चेक करने के लिए, ठीक है। देन अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स इसने मेंशन किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CEA, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ठीक है। ये कॉलोनिक कार्सिनोमा का होता है ट्यूमर मार्कर, ये थोड़े से आपने याद रखें BCQ पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा होता है CA-125। CA-125 जो है ना, ये ओवेरियन कैंसर के लिए, ठीक है। ये CEA कॉलोनिक कैंसर के लिए, CA-125 ओवेरियन कैंसर के लिए। PA से प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए। CD20 जो है ना, हम B सेल न्यूप्लाज्म्स के लिए करवाते हैं, CD20। और ER-PR ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए होते हैं, फॉर द इम्यूनोहिस्टोकेमिकल मार्कर, ठीक है। अब इनके सिग्निफिकेंस और यूज़ ये है कि यही बात है कि स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ होते हैं। प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर ज़्यादा है, यानी हमें प्रिडिक्ट करवाएगा कि हाउ द डिजीज़ माइट प्रोग्रेस, ठीक है। और मॉनिटरिंग हाउ वेल द थेरेपी इज़ वर्किंग, ये देखने के लिए कि थेरेपी हमारी सही काम कर रही है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ अ रिलैप्स, द कैंसर कमिंग बैक, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, यूज़ है। कुछ जो इम्पॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर हैं, कैन बी हार्मोन, प्रोटीन, एंटीजन, सम ऑफ क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर नेम्स आर गिवन, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन इनकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर गिवन है, वो भी देख लें। जैसे अब हार्मोन है, वो ट्यूमर मार्कर है, तो उसमें हमारा कौन से आ जाएंगे। हार्मोन्स में आपने याद रखना है कि सबसे पहले LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज होता है, ये सेमिनोमा में भी पाया जाता है। सेमिनोमा यानी ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई ना, डायग्नोसिस के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, प्रोग्नोसिस के लिए, तो सेमिनोमा अगर होगा तो उसके लिए हम LDH का लेवल करवाएंगे, लिम्फोमा के लिए और सेमिनोमा के लिए, ठीक है, दोनों में यूज़ होता है LDH। बीटा HCG जो है वो कोरियो कार्सिनोमा में, कैल्सिटोनिन जो है वो मेडुलरी थायरॉयड कार्सिनोमा में। फिर कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उसमें मल्टीपल माइलोमा में। एंटीजेंस भी हैं जैसे AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो हेपाटोमा में, टेराटोमा। प्रोस्टेटिक ट्यूमर के लिए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। और कॉलन या पेनक्रियाज या लंग कैंसर, इन सब में जो है CEA, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन यूज़ होता है, कॉलन, पेनक्रियाज एंड लंग्स। और जबकि CA-125 ओवेरियन कैंसर के लिए। देन CA-19-9 जो है ये भी पेनक्रियाटिक ट्यूमर में होता है, जैसे कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन था, तो CA-129 भी यूज़ होता है। CA-19-9 फॉर द पेनक्रियाटिक एंड कोलेंजोकार्सिनोमा, यानी गाल ब्लैडर कैंसर में। अच्छा, सेवरल अप्रोचेस फॉर द टिश्यू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर आर गिवन बिलो। अब हम देखेंगे टिश्यू डायग्नोसिस यानी बायोप्सी की टेक्निक्स। आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट टाइप ऑफ कैंसर रिक्वायर्स अ फिजिकल सैंपल, तो उसके लिए जो 4 मेथड्स हैं उसमें सबसे पहला FNAC, एक होता है FNAC ट्रू कट या कोर्नेडल बायोप्सी, इंसिजनल बायोप्सी, एक्सीजन बायोप्सी एंड साइटोलॉजिकल स्मिथ। तो FNAC जो है उसमें वेरी थिन नीडल यूज़ होती है, 22 या 23 गाज की, याद रखें हमेशा, बहुत पतली सी नीडल इसमें यूज़ होती है FNAC में। साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी जो है ना वीडियोज़ दिखा देती हूँ। FNAC देखें, इसमें बहुत ही थिन नीडल यूज़ हो रही है 22 या 23 गाज की, और टू सक आउट द सेल्स। और ये कॉमन है ब्रेस्ट मासेस के लिए FNAC की जाती है, लिम्फ नोड्स के लिए या थायरॉयड नोड्यूल्स के लिए, ठीक है। दूसरी ये होती है ट्रू कट बायोप्सी। ट्रू कट या कोर नीडल बायोप्सी जो है, इसमें स्पेशलाइज्ड नीडल यूज़ होती है टू टेक अ कोर यानी सॉलिड पीस ऑफ टिश्यू हम यूज़ करते हैं,
तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है बनस्पत FNAC के, क्योंकि इसमें टिश्यूज़ आ रहा है और ये हम डीपर ऑर्गन्स के लिए ये करते हैं, ट्रू कट या कोर नीडल बायोप्सी। जैसे लिवर या किडनी की अगर लेनी हो ना बायोप्सी, तो उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है, ट्रू कट या कोर नीडल बायोप्सी, क्योंकि इसमें ज़्यादा सॉलिड पीस ऑफ टिश्यू आता है। ठीक हो गया, जिस तरह आपने यहाँ पे देखा, इसने करके दिखाइए ऑरेंज के ऊपर। देन दूसरी होती है इंसिजनल बायोप्सी। इंसिजनल बायोप्सी नाम से पता चल रहा है, अच्छा, इंसिजनल बायोप्सी जो होती है ना, ये ओनली रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ मास जो है वही हमने सिर्फ सर्जिकली रिमूव करना होता है, ठीक है। इंसिजन देखिए, उस मास को ही हम रिमूव कर देते हैं, उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं, ठीक है। स्मॉल पार्ट ऑफ लेशन को ही हमने निकाला है। तो उसमें भी टाइप्स हैं, फिर फर्दर वेज है, पंच बायोप्सी, ये इंसिजनल की ही फर्दर टाइप्स है। जैसे वेज में सिर्फ हमने वेज शेप की इंसिजन देनी है, ठीक है। पंच में हम जो है वो हम यूज़ करते हैं, एक सिलेंड्रिकल पंच होता है इस तरह से, और लेशन के ऊपर अप्लाई करना होता है, ठीक है। और स्मॉल लेशन में यही यूज़ होता है, पंच बायोप्सी, स्किन की ट्यूमर्स वगैरह में, ठीक है। और लास्ट है ये एक्सीजनल बायोप्सी। एक्सीजनल में पूरा इंटायर मास हम रिमूव करेंगे। तो एक्सीजनल में याद रखिए, ये डायग्नोस्टिक भी हो गया और थेराप्यूटिक भी, क्योंकि हमने ये डायग्नोस भी कर लिया कि है क्या, उसका मास भी ले लिया, और थेराप्यूटिक यानी उस ट्यूमर को, उस प्रॉब्लम को भी तो निकाल दिया। तो उसको हम कहते हैं एक्सीजनल बायोप्सी, पूरा ही हमने इंटायर मास इज रिमूव। ठीक हो गया। और लास्ट रह गया साइटोलॉजिकल पेपेनिक्लेव यानी पैप स्मीयर। ये प्राइमरीली सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है, पैप स्मीयर। और इसमें ये होता है कि कैंसर सेल्स जो है ना वो लेस कोहेसिव होते हैं और इजीली फ्लूइड में शेड हो जाते हैं, वेयर दे कैन बी कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड फॉर एनाप्लेजिया, यानी उनमें डिफ्रेंशिएशन तो लॉस नहीं हुई, तो वो एनाप्लेजिया के लिए हम ये सेल्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्लूइड में ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर्मलिन वगैरह में, ठीक है। तो ये चारों टाइप्स हो गई मेन टाइप्स ऑफ बायोप्सी, जिसमें इसमें ऑस्पी में क्वेश्चन आता है, ये राइट डाउन द मेन टाइप्स ऑफ बायोप्सी। तो FNAC है, ट्रू कट, इंसिजनल, एक्सीजनल एंड साइटोलॉजिकल। उसके बाद आ जाए ट्रीटमेंट, जिसने समझाया है। बाकी इसने यही बताया था FNAC में जो है वो 22 to 23 गज की नीडल होती है, ये हम ब्लाइंडली भी कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी। नेगेटिव सक्शन यूज़ होता है, पुल करते हैं प्लंजर और सेल्स को स्क्वीज करते हैं। तो ब्रेस्ट, मास, लिम्फ नोड, थायराइड में यूज़ करे थे। ट्रू कट मैंने आपको बताया थिन कोर ऑफ टिश्यू रहते हैं, तो लिवर, किडनीज, इनमें ये किया जाता है। लेकिन ये सुपरफिशियल मास के लिए भी अच्छा होता है ट्रू कट, जैसे ब्रेस्ट के लिए या लिम्फ नोड के लिए, लेकिन वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है बनस्पत FNAC के। इंसिजनल में हमने छोटा पार्ट निकाला मास का, एक्सीजनल में पूरा मास भी निकाल दिया, डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक बहुत है। और ये जो साइटोलॉजिकल पैप स्मीयर है, ये ओरिजिनली सर्वाइकल कैंसर के लिए, लेकिन अब जो है ना ये एंडोमेट्रियम, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए भी पैप स्मीयर किया जाता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। इट वर्क बिकॉज न्यूप्लास्टिक सेल्स लेस कोहेसिव होते हैं, यानी आपस में इतने चिपके हुए नहीं होते और वो फ्लूइड में इजीली शेड हो जाते हैं। ये तो यही एक्सफोलिएटेड सेल्स को हम लेते हैं फॉर द इवेल्युएशन फॉर एनाप्लेजिया। लास्ट आ जाए ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखिए, इसमें जो है वेरियस मेथड हैं ऑफ ट्रीटिंग द कैंसर। उसमें आता है सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यून थेरेपी एंड जीन थेरेपी, ठीक है। तो ये टूल किट है। तो डिवीजन ऑफ द लेबर करें हम, तो सर्जरी और रेडिएशन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब हुए हैं फॉर द लोकल कंट्रोल ऑफ डिजीज़। लोकली डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए सर्जरी और रेडिएशन। अगर फैल गई है पूरी बॉडी में, स्प्रेड हो गया कैंसर, तो पूरी बॉडी को ट्रीट करने के लिए हम सिस्टेमिक कंट्रोल यानी ड्रग्स में कीमो या इम्यूनोथेरेपी यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, जिसमें मेजर ट्रीटिंग स्पेशलिटीज़ होती हैं, ठीक है। सर्जन होता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है, और पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट। तो इनका गोल होता है all the professionals discuss their cases together to develop the best care plan rather than seeing the patient individually. तो multidisciplinary team इसमें ज़रूरी होती है। यहाँ पर इसमें समझाया है कि situations होती हैं जिसमें multiple treatment options हैं, रिस्क और बेनिफिट्स हर एक मोडालिटी की डिस्कस किए जाते हैं ताकि टू चूज़ वन बेस्ट सूटेड फॉर द स्पेसिफिक पेशेंट। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूमर्स में कॉम्बिनेशन होता है, यानी सर्जरी भी कर रहे हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो कॉम्बो होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का ये सर्कल है, जिसमें कोर टीम जो ब्लैक सिस ने शो की है वो मेन यही होता है। सर्जन होता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, और दूसरा रेडिएशन का ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर को ट्रीट करने वाला डॉक्टर, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट। फिर डायग्नोस्टिक सपोर्ट के लिए जो है ब्लू वाले ये पैथोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं,
ठीक है। और जो डार्क ब्लू में है ना, ये साइकोलॉजिकल नर्सिंग सपोर्ट, इसमें साइकियाट्रिस्ट, नर्सिंग केयर, कम्युनिटी केयर आ गए, ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है। अच्छा, यहाँ पर अब प्रिंसिपल ऑफ कैंसर सर्जरी ने समझाया है जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है मेजॉरिटी ऑफ द सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर में, उसने 6 स्पेसिफिक रोल बताए हैं सर्जरी के। सर्जरी से ही हम डायग्नोस और स्टेज भी कर रहे हैं, यानी यूज्ड व्हेन द नॉन सर्जिकल मेथड फेल। स्पेसिफिकली जैसे लेप्रोस्कोपी जो है वो इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी के लिए की जाती है। अगर एब्डोमेन में अंदर कोई मैलिग्नेंसी है तो उसके लिए हम लेप्रोस्कोपी करते हैं ताकि हम उसकी बायोप्सी भी ले लें और स्मॉल पेरिटोनियल या लिवर नोड्यूल्स जो बन जाती हैं, यानी जो मेटास्टेसिस हो जाती है, उसको भी देख लें, ठीक है। दूसरा, डायग्नोसिस और स्टेजिंग के अलावा हमारे पास जो है वो कैंसर की सर्जरी का ये फ़ायदा है कि इसमें हम प्राइमरी डिजीज़ को रिमूव भी कर देते हैं ना। जैसे रेडिकल सर्जरी का मतलब ये होता है, नाम से पता चल रहा है, रेडिकल यानी पूरा कंप्लीट रिमूवल ऑफ द ट्यूमर विथ एडिक्वेट। हमने ट्यूमर फ्री टिश्यू मार्जिन भी निकालना है। ये ट्यूमर है लेकिन उसमें हमने सिर्फ ये नहीं निकालना, ये ट्यूमर फ्री मार्जिन इतना हिस्सा भी निकालना है, तो उसको कहते हैं रेडिकल सर्जरी। और साथ में रेडिकल में हमेशा जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी हमने साथ निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये भी फ़ायदा है सर्जरी का। सर्जरी से हम मेटास्टेटिक डिजीज़ को भी निकाल सकते हैं अगर वो फैल गई। फॉर एग्जांपल, अगर लिवर की रिसेक्शन कर रहे हैं फॉर द कोलोरेक्टल लिवर मेटास्टेसिस, क्योंकि कोलोरेक्टल कैंसर लिवर में जाता है, तो हम लिवर का भी वो हिस्सा थोड़ा सा निकालेंगे जहाँ आया है कैंसर, तो उसे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होगा इफ़ नो अदर मेटास्टेसिस एग्जिस्ट। पैलिएशन, व्हेन डिजीज़ इज़ इनक्योरेबल टू रिलीव सिम्टम। अब यानी इतना ज़्यादा कैंसर फैल गया है कि अब हम उसको क्योर नहीं है उसका, जो है सिम्टम्स को सिर्फ रिलीव करना है, तो उसको हम कहते हैं पैलिएटिव सर्जरी। एक होती है क्यूरेटिव, एक पैलिएटिव, जिसमें आप सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करते हो, पेन को, फीवर को। तो फॉर एग्जांपल पैलिएटिव में आता है प्रोफाइलेक्टिक टोटल कोलेक्टमी फॉर फैमिलियल एडिनोमेटोसिस पोलिपोसिस। इसमें हमें पूरे कॉलन में पॉलिप्स बन जाते हैं, मैलिग्नेंट पॉलिप, फिर वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं फैप। तो उसमें हमने पूरा कॉलन निकालना होता है प्रोफाइलेक्टिकली। दूसरी है प्रोफाइलेक्टिकल बायलैटरल मेस्टेक्टमी फॉर BRCA1 पॉजिटिव जीन्स। देन आता है रिकन्स्ट्रक्शन परफॉर्म्ड आफ्टर द एक्सीजन ऑफ ह्यूज ट्यूमर्स, ठीक है। ह्यूज ट्यूमर्स की एक्सीजन के बाद जो है हमें रिकन्स्ट्रक्शन करनी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन फॉलोइंग द मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। तो यानी हमने डिस्कस किया पैलिएशन, प्रिवेंशन, रिकन्स्ट्रक्शन। पैलिएशन में मैंने कहा कि जब डिजीज़ इनक्योरेबल हो तो सिर्फ सिम्टम को रिलीव करेंगे। अच्छा, जो तुम डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ कैंसर सर्जरी, उसमें हमने कहा कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि एक तो डायग्नोसिस और स्टेजिंग हो रही है सर्जरी से ही हम प्राइमरी डिजीज़ को भी निकाल रहे हैं, जैसे रेडिकल सर्जरीज़ हैं। मेटास्टेटिक डिजीज़ है तो उसको भी हम रिमूव कर रहे हैं। पैलिएशन भी कर सकते हैं, यानी जैसे अगर सिग्मोइड कोलोस्टोमी हम कर सकते हैं टू रिलीव द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द एडवांस रेक्टल कार्सिनोमा। एडवांस रेक्टल कार्सिनोमा फैल गया है, अब नहीं हो सकता क्योर, तो हम उसमें एक स्टोमा बनाएंगे, सिग्मोइड कोलोस्टोमी करेंगे ताकि फीसिस जो है बाहर ड्रेन हो, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन को हमने रिलीव किया। तो यानी सर्जरी से पैलिएशन का भी फ़ायदा है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो प्रिवेंशन, यानी सर्जरी के ज़रिए हम कैंसर को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एवर डेवलपिंग। जैसे प्रिवेंट कैसे करेंगे, पता है कि इसको BRCA1 जीन पॉजिटिव है तो उसकी प्रोफाइलेक्टिकल बायलैटरल मेस्टेक्टमी ब्रेस्ट ही रिमूव कर देंगे, तो हमने कैंसर से प्रिवेंट कर दिया। इसी तरह फैप है अगर तो टोटल कोलेक्टमी कर देंगे। फिर आता है रिकन्स्ट्रक्शन जो परफॉर्म की जाती है आफ्टर द एक्सीजन ऑफ ह्यूज ट्यूमर। फॉर एग्जांपल, ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन फॉलोइंग द मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। ठीक हो गया। देन अब आ जाए प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी पे। कीमोथेरेपी जो होती है ना, वो वेरियस एजेंट यूज़ किए जाते हैं ताकि मैलिग्नेंसी को ट्रीट करें, और इसको हम क्लासीफाई करते हैं बाय हाउ एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड। तो कीमोथेरेपी एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट यूज़ होता है कीमो सेंसिटिव ट्यूमर्स के लिए दैट कैन बी क्योर्ड बाय ड्रग्स अलोन, यानी ऐसे ट्यूमर्स जो कि ड्रग्स से ट्रीट हो सकते हैं, कीमो सेंसिटिव ट्यूमर्स। उसके लिए हम करते हैं यूज़, जैसे फॉर एग्जांपल लिम्फोमा है, ल्यूकीमिया या जर्म सेल ट्यूमर। फिर कीमोथेरेपी एज एडजुवेंट थेरेपी भी यूज़ होती है, यानी आफ्टर द सर्जरी के बाद या रेडियोथेरेपी के बाद हम ये ड्रग्स देते हैं विथ अ क्यूरेटिव इंटेंट टू किल एनी रिमेनिंग माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स। यानी एक तो हम दे रहे थे एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट, यानी कीमो सेंसिटिव ट्यूमर है, कीमोथेरेपी से मर जाएगा, लिम्फोमा या ल्यूकीमिया या जर्म सेल ट्यूमर है, तो एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट। दूसरा हमने की रेडियोथेरेपी है या हमने सर्जरी की है, उसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे कैंसर सेल्स रह सकते हैं उनको किल करने के लिए उसको हम कहते हैं एडजुवेंट थेरेपी, यानी सर्जरी या रेडियो के बाद दें, तो ये हो गया एडजुवेंट। फिर नियो एडजुवेंट किसको कहते हैं,
न्यू एडजुवेंट होता है सर्जरी से पहले डाउन स्टेज करने के लिए, यानी कैंसर को श्रिंक करने के लिए जो दी जाती है, सर्जरी से भी पहले कीमो दी जाती है, उसको हम कहते हैं न्यू एडजुवेंट। उसमें हमारा एम होता है कि हम ट्यूमर के साइज़ को रिड्यूस करते हैं ड्रग देके, फिर सर्जरी करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है न्यू एडजुवेंट जो है ना लोकली एडवांस ट्यूमर के लिए, जब रिसेक्शन इनिशियली इम्पॉसिबल होती है, शुरू में हम रिसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो लोकली ही एडवांस हो गया है, तो ये एडमिनिस्टर की जाती है सर्जरी से पहले, ताकि ट्यूमर का साइज़ भी रिड्यूस हो और बर्डन यानी डाउन स्टेज हम कर रहे हैं, ठीक है, बर्डन भी रिड्यूस हो, तो उससे ज़्यादा क्यूरेटिव एक्सीजन होगी विद डिजीज़ फ्री मार्जिन। अब आ जाएँ कि हमने क्लासिफिकेशन करनी है एंटी कैंसर ड्रग्स की, ठीक है। एंटी कैंसर ड्रग्स को हम कैसे करते हैं क्लासीफाई, तो याद रखें, एक होते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स, ये फार्मा में हमने पढ़े थे, अल्काइलेटिंग एजेंट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक्स, माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स और हार्मोन्स। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में हमारे पास आती हैं साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफोसफामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, डकारजाबीन, मेल्फलान, ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, जो कैंसर में हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट कैंसर्स में डिफरेंट यूज़ होती है। जो एंटी मेटाबोलाइट क्लास है उसमें मेथोट्रेक्सेट, 5-फ्लोरोयूरेसिल, जेमसिटाबीन, कैपिसिटाबीन, ठीक है। फिर साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स हैं, ये साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स में ही हमारी माइटोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन, एड्रियामाइसिन। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स में विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, पैक्लीटेक्सेल, डॉसीटेक्सेल, ठीक है। फिर आते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स में हमारे पास फ्लूटामाइड, टेमोक्सिफेन, एनास्ट्रोजोल, गोसेरेलिन, ठीक है, ये हार्मोन्स हैं। फ्लूटामाइड, टेमोक्सिफेन, एनास्ट्राजोल, गोसेरेलिन, तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है समझाऊँ, हाउ एग्जैक्टली दीज ड्रग्स अटैक द कैंसर सेल्स। जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं ना, यहाँ पे अगर आप देखते जाएँ इनको साथ साथ तो जहन में रहेगा, तो ये एक्चुअली ना कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद डीएनए विच इम्पेंड्स यानी प्रिवेंट्स द रेप्लिकेशन, यानी डीएनए जो होता है क्या सेल का, कैंसर सेल जैसे, उसके डीएनए के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसको रेप्लिकेट नहीं होने देंगे ये अल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक है, रेप्लिकेशन को नहीं। एंटी मेटाबोलाइट्स जो हैं मेथोट्रेक्सेट या 5-फ्लोरोयूरेसिल, ये मेटाबॉलिक पाथवे को ब्लॉक करेंगे, जो डीएनए की ही सिंथेसिस के लिए होता है, डीएनए बनने के लिए जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसको ही ब्लॉक कर देंगे ये एंटी मेटाबोलाइट। साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, ममेलियन सेल की डिवीजन को प्रिवेंट करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर, ये माइक्रोट्यूब्यूल के ही फंक्शन को अफेक्ट करेंगे, तो माइटोटिक स्पिंडल्स जो हमारे बनते हैं ना सेल डिवीजन के दौरान, वो नहीं बन पाएंगे, माइटोटिक स्पिंडल नहीं बनने देगा। हार्मोन्स का ये काम है, या तो ये हार्मोन की सिक्रीशन सप्रेस करेंगे या एंटागोनाइज करेंगे हार्मोन एक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल रेप्लिकेशन। सेल को रेप्लिकेट करने वाले हार्मोन को ही सप्रेस करेंगे, उसकी सिक्रीशन को या तो सप्रेस करेंगे या उसको एंटागोनाइज करेंगे, ब्लॉक करेंगे। अब आए कि हमने रिस्पॉन्स किस तरह से असेस करना होता है कीमोथेरेपी का, कि आप ये जो दे रहे हो इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं। तो क्लिनिकल असेसमेंट जो है हर साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी के बाद परफॉर्म किया जाता है। उसमें दो मेन मेथड होते हैं, एक होती है सीरियल मेजरमेंट ऑफ द ट्यूमर साइज़, दूसरा ट्यूमर मार्कर होता है। सीरियल मेजरमेंट ट्यूमर साइज़ की हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए करते हैं, यानी हमने कीमोथेरेपी चल रही है, पेशेंट को दे रहे हैं, तो हर साइकिल के बाद हम देखते हैं कि ट्यूमर पे क्या असर हुआ, छोटा हुआ या बढ़ गया है, तो उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी या एमआरआई, यानी ट्यूमर साइज़ को मेजर करते हैं। दूसरा मार्कर्स देखते हैं, ट्यूमर मार्कर जो हमें हेल्प करते हैं कि ड्रग्स ने फ़ायदा दिया या नहीं, यानी वो मार्कर बढ़ा हुआ है तो मतलब ट्यूमर पे कोई असर ही नहीं हुआ, हमें ड्रग चेंज करनी पड़ेगी या कोई और ट्रीटमेंट देना होगा, ठीक है। ट्यूमर मार्कर कम हो गया है, अब उसकी सिक्रीशन पहले से बेसलाइन जितना बढ़ा हुआ था उससे अब कम हुआ है, तो इट मीन्स कि ड्रग रिस्पॉन्ड कर रही है। कीमोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, बहुत कॉमन है और डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट नोज़ा वॉमिटिंग, जो मोस्ट फियर्ड साइड इफ़ेक्ट्स होता है फॉर पेशेंट्स। नोज़ा वॉमिटिंग इन ड्रग्स से बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली आई हैव आल्सो सीन दिस इन माय फैमिली। जो वन ऑफ पर्सन कीमोथेरेपी भी था और उनको ये जो है साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा, स्पेशली नोज़ा वॉमिटिंग और डायरिया स्पेशली। दूसरा माइलो सप्रेशन, यानी इनमें जो कैंसर सेल्स जो होते हैं उनको तो ड्रग का उन पे तो इफेक्ट कर नहीं, लेकिन ये भी साइड इफ़ेक्ट है कि ये ब्लड काउंट्स को ड्रॉप करवा देते हैं ये ड्रग्स, माइलो सप्रेशन करवाते हैं, यानी ब्लड काउंट अपने लोवेस्ट पॉइंट नाइडर से भी बिलो रीच कर जाएगा 10 से 14 दिन में ही ऑफ द ट्रीटमेंट, बोन में कोई सप्रेस कर रहा है। तो ये डिफाइन करता है सिवियर न्यूट्रोपीनिया एज अ काउंट ऑफ 1.0 × 10⁻⁹ पर लीटर
कैन अकर एसोसिएटेड विद लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। ऑब्वियसली न्यूट्रोफिल्स कम हो जाएंगे तो हमें इन्फेक्शन से कौन बचाएगा। तो ये इन ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट्स है। ये न्यूट्रोपीनिया करवाएंगे तो फिर उससे इन्फेक्शन होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और साइड इफ़ेक्ट जो इसने बताया है इन ड्रग्स से, वो याद रखें कि अब अगर ये जो न्यूट्रोफिल्स ये कम हो रहा है और ये माइलो सप्रेशन जो हो रही है, तो इनसे बचाने के लिए हम ग्रोथ फैक्टर्स फिर देते हैं, जैसे ग्रेन्युलोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है एक फिलग्रेस्टिम, ठीक है। फिलग्रेस्टिम जो है ये ग्रेन्युलोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, एज ए ड्रग हम देते हैं ताकि इनका डोज इंटेंसिटी को मेंटेन रखें। सिग्निफिकेंट अनीमिया, हीमोग्लोबिन इनकी लो हो जाती है जो कीमोथेरेपी पे होते हैं। अगर 8 ग्राम से कम हो गए तो या तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें या तो हम इनको एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शंस लगाते हैं, ठीक है। सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, 10,000 से जो है ज़्यादा प्लेटलेट कम हो गए हैं तो उनको फिर हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। इसी तरह कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइक एलोपेशिया, हेयर लॉस। बहुत से एजेंट्स जो है ये टोटल हेयर लॉस करवाते हैं और ये बाल फिर जो है जैसे कीमोथेरेपी बंद की जाती है तो उसके वीक के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो या इसके लिए विग्स यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जीआई एपिथेलियम हाईली ससेप्टेबल होती है और पेशेंट जो कि माउथ अल्सरेशन से भी सफ़र कर सकता है कीमोथेरेपी पे, डायरिया जिस तरह मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल में इनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, जैसे ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी जो है वो विनका एल्कलॉइड्स से जो है लिंक्ड है। विनका एल्कलॉइड्स जो है वो ऑटो न्यूरोपैथी करवाते हैं। टिनाइटस या हेयरिंग लॉस जो है वो सिस्प्लास्टिन, ठीक है। और जैसे अगर वो स्टॉप की जाए ड्रग तो सही हो जाता है। ब्लेडर की टॉक्सिसिटी, साइक्लोफॉस्फामाइड सिवियर किस्म का हेमरेजिक सिस्टाइटिस करवाता है, ठीक है। इनमें से BCQs आएंगे तो उनको अपने अच्छी तरह से याद रखना है। और इसके अलावा कार्डियोटॉक्सिसिटी जो है डॉक्सोरोबिसन से एसोसिएटेड है, ओके। नेफ्रोटॉक्सिसिटी किडनी में मेथोट्रेक्सेट जो है ना वो मोस्ट कॉमन रीनल डैमेज करवाता है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। एक तो एडिक्वेट डाईयूरिसिस यानी हाइड्रेशन और यूरिनेशन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। पल्मोनरी टॉक्सिसिटी के लिए बिलियोमाइसिन पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवाता है, ठीक है। और हेपेटिक यानी इनफर्टिलिटी जो है एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो थे, एल्काइलेटिंग जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोराम्बुसिल, कार्बाजेपिन, मेल्फेलान, आइसोफामाइड, ये इनफर्टिलिटी करवाते हैं। तो यूरोप में स्पर्म डोनेशन रूटीनली ऑफर की जाती है यंग मैन को बिफोर स्टार्टिंग द थेरेपी फॉर हेमाटोलॉजी और जर्म सेल ट्यूमर। हेपेटिक लिवर जो है ड्रग्स बहुत सी लिवर इंजाइम्स को भी ट्रांजिएंटली इफेक्ट कर सकते हैं, ALT AST बढ़ सकता है। सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज होती है यानी एंटी कैंसर ड्रग्स को खुद को भी इन ड्रग्स का म्यूटाजेनिक पोटेंशियल होता है और ये एक्चुअली ल्यूकीमिया बनने की वजह बनते हैं आगे जाके, ठीक है। तो सेकेंडरी मैलिग्नेंसी भी साइड इफेक्ट। अब आ जाए प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी पे। यहाँ पे हमने सारा जो है वो कीमोथेरेपी को अच्छी तरह से कवर कर लिया, उसके साइड इफेक्ट्स भी देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी। अब प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी में याद रखें आयोनाइजिंग रेडिएशन हम यूज़ करते हैं, एज अ डायग्नोस्टिक भी यूज़ होता है और उसको हम थेरेप्यूटिक भी कैंसर सेल्स को किल करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हाई एनर्जी एक्सरेज जो है वो इनका मैकेनिज्म इस तरह है कि हाई एनर्जी की जो एक्सरेज होती है ये ट्यूमर को जो है क्या करती हैं, दो तरीक़ों से ट्रीट करती हैं। एक तो डायरेक्ट हिट थ्योरी है, दूसरी रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर। डायरेक्ट हिट थ्योरी में याद रखें आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो इंटरेक्ट करती है टिश्यूज़ के साथ डायरेक्टली टू कॉज द DNA डैमेज। यानी आयोनाइजिंग रेडिएशन आई और वो क्या करती है कि जो DNA को डैमेज करती है, ठीक है, टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करके DNA को। डायरेक्ट हिट थ्योरी। दूसरा है रेडियोलाइसिस ऑफ वाटर, ये इनडायरेक्ट है यानी हाई एनर्जी रेडिएशन जो है ना वो ब्रेक करेगी वाटर को इनटू द H प्रोटॉन एंड OH आयंस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर। जो OH है ये खुद एक फ्री रेडिकल है और ये DNA को डैमेज करता है, यानी लीथल डैमेज जो फैटल है दोनों नॉर्मल और मैलिग्नेंट सेल्स के लिए ये ख़राब है, ठीक है। दूसरा सब लीथल डैमेज, यानी नॉर्मल सेल्स तो रिपेयर कर सकते हैं इसको लेकिन मैलिग्नेंट सेल्स इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे और सब लीथल DNA डैमेज जो है वो उनकी डेथ करवाएगा उन सेल्स की। डोजेज कितना, अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज़ मेजर्ड इन ग्रे जो है डोज उसमें रेडिएशन मेजर की जाती है। 1 ग्रे इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 जॉल ऑफ एनर्जी बाय 1 kg ऑफ टिश्यू, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1 ग्रे कितने इक्वल होता है, इज़ इक्वल टू 1 जॉल ऑफ एनर्जी बाय 1 kg ऑफ टिश्यू। डोज वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड स्टेज ऑफ द कैंसर। क्यूरेटिव यानी रेडिकल केसेस के लिए जो है वो जैसे सॉलिड एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं ना जो, उनको फिर ना हाई डोज चाहिए होता है, टिपिकली 60 to 80 ग्रे जितना उनको हाई डोज चाहिए होता है। वाइल जो लिम्फोमास हैं उनको हम 20 to 40 ग्रे
यानी उन पे भी ट्रीट कर सकते हैं। ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो लिम्फोमा को इतने पे भी कर सकते हैं। प्रिवेंटिव यानी एडजुवेंट डोज जो है वो 45 to 60 ग्रे जितना जो ये एडजुवेंट डोज है, प्रिवेंटिव डोज है। अच्छा, फ्रैक्शनेशन क्या होता है? फ्रैक्शनेशन प्रोसेस होता है ऑफ स्प्रेडिंग द टोटल रेडिएशन डोज आउट ऑफ टाइम इन फ्रैक्शंस टू अलाउ द नॉर्मल सेल्स टाइम टू रिकवर। यानी नॉर्मल सेल्स को हम टाइम दे रहे हैं कि रिकवर, उतना जो है वो फ्रैक्शंस में डोज देना कि जब तक कि नॉर्मल सेल्स को टाइम भी मिल जाए रिकवर होने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन पर डे 6 days पर वीक। रेडियोथेरेपी यूनिट्स आर यूजुअली क्लोज्ड ऑन संडे। ठीक है, तो ये यानी नॉर्मल फ्रैक्शन कितना होता है? 1 फ्रैक्शन पर डे, तो हफ्ते में 6 बार, क्योंकि संडे पे बंद होता है। हाइपो फ्रैक्शन होता है लेस देन 1 फ्रैक्शन, अगर हम एक दिन में दें, यानी एक हफ्ते में 4 फ्रैक्शंस, वो हो गया हाइपो फ्रैक्शन। और क्योंकि एक फ्रैक्शन में 6 दिन आ गए ना, तो 6 से कम देना है, एक फ्रैक्शन से कम देना है, तो यानी 4 दिन। जबकि हाइपर फ्रैक्शन है 2 या 3 स्मॉल फ्रैक्शंस डिलीवर्ड इन अ सिंगल डे। एक दिन में आप एक फ्रैक्शन से ज़्यादा दे रहे हो, 2 या 3 स्मॉल फ्रैक्शंस दे रहे हो सिंगल डे में, तो वो हाइपर फ्रैक्शन है। क्योंकि एक फ्रैक्शन जो है वो हमेशा याद रखें 6 के इक्वल होता है, 6 days के। किधर गया? हाँ, ठीक है। अब आए 5 hours ऑफ रेडियो बायोलॉजी। 5 hour क्या है रेडियो बायोलॉजी के? रैशनल फॉर फ्रैक्शनेशन। ये 5 कंसेप्ट्स हैं एक्सप्लेनिंग वाई स्प्लिटिंग द डोज इनटू द फ्रैक्शंस इज़ इफेक्टिव। यानी ये जो हम फ्रैक्शंस में करके रेडियो के डोजेस दे रहे हैं ये क्यों इफेक्टिव है, उसको याद रखिए। सबसे पहला रिपेयर। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है ना, ये लीथल या सब लीथल डीएनए डैमेज करवाती है, मैंने आपको अभी पीछे समझाया। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द डोज, अगर हम डोज को स्प्लिट करते हैं तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको जो इंटेक्ट, जिनका तो रिपेयर पाथवे इंटेक्ट सलामत है, तो वो रिपेयर कर सकते हैं सब लीथल डैमेज को। लेकिन जो मेलिग्नेंट सेल्स होते हैं उनका रिपेयर पाथवे सप्रेस हुआ है और वो रिकवर ईजिली नहीं कर पाएंगे बिफोर द नेक्स्ट फ्रैक्शन इज़ डिलीवर्ड। तो पहली बात, रिपेयर की वजह से हम फ्रैक्शनेशन कर रहे हैं। दूसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, सेल्स को ना डिफरेंट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी होती है डिपेंडिंग ऑन देयर फेज़ इन द सेल साइकिल। ठीक है, जो उनका फेज़ चल रहा है उस हिसाब से। तो अगर सेल्स जो है एस फेज़ में चल रहे हैं, जिस तरह हम बायोलॉजी में पढ़ते आते हैं कि जो फेजेस होते हैं सेल साइकिल के, अगर एस फेज़ होता है जो डीएनए सिंथेसिस का, तो तब तो वो रेजिस्टेंट होगा। लेकिन अगर सेल्स जो है वो G2 या M फेज़ में हैं, ठीक है, G2 या M फेज़ अगर हैं तो ये सेंसिटिव हैं। यानी स्मॉल डोज भी सेंसिटिव सेल्स को पहले किल कर देगा अगर आपने थोड़ा भी डोज दिया रेडिएशन का। ओवर टाइम द सर्वाइविंग रेजिस्टेंट सेल रीडिस्ट्रीब्यूट इनटू द मोर सेंसिटिव फेजेस मेकिंग देम ईजियर टू किल विद द नेक्स्ट डोज। तो अब वो वाला फेज़ था ना एस फेज़, अब वो जो है जो जब इस फेज़ में पहुंचेगा तब तक आपका नेक्स्ट साइकिल आ गया होगा फ्रैक्शनेशन का, आप अगले हफ्ते दोगे उसको, तो इसीलिए भी फ्रैक्शनेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन। फिर रीऑक्सीजनेशन। देखिए रीऑक्सीजनेशन किस तरह, इससे क्या फ़ायदा है? जैसे हाइपोक्सिक लो ऑक्सीजन सेल्स जो होते हैं ना वो रेडियो रेजिस्टेंट भी होते हैं, यानी रेडियो से उसको उनको फ़ायदा नहीं होगा, ऑक्सीजन लो ऑक्सीजन वाले हाइपोक्सिक। ट्यूमर्स की वैसे ही पुअर ब्लड फ्लो होता है, तो वो लिविंग सेल्स फार फ्रॉम द कैपिलरी क्रोनिकली हाइपोक्सिक। तो फ्रैक्शन रेडिएशन जो है ना वो वेल ऑक्सीजनेटेड को किल करेगा नियर द कैपिलरी फर्स्ट, जो कैपिलरी के करीब होगा ना ट्यूमर सेल, उनको पहले किल करेगा। जो डिस्टेंट या हाइपोक्सिक सेल है फिर वो क्लोज करीब आएगा ना, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन सोर्स के करीब आएगा, फिर वो हाइपोक्सिक वाला ऑक्सिक होगा। तो अब जो है ये ससेप्टेबल है फॉर द नेक्स्ट रेडिएशन फ्रैक्शन। अगली बार जब हम लगाएंगे इसको रेडियोथेरेपी फ्रैक्शन करेंगे, डोज लगाएंगे, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अब वो सेल्स करीब आ जाएंगे कैपिलरीज के, अब वो जो है किल होंगे। तो रीऑक्सीजनेशन भी एक रोल है इसका, इसकी वजह से फ्रैक्शनेशन ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रीपॉपुलेशन, इसका मतलब है कि इंक्रीज इन द सेल डिवीजन सीन इन बोथ नॉर्मल एंड मेलिग्नेंट सेल्स एट सम पॉइंट आफ्टर द रेडिएशन इज़ डिलीवर्ड। ठीक है, आपने रेडिएशन डिलीवर की, तो रेडिएशन आपने डिलीवर की, यानी रीपॉपुलेशन का मतलब है इंक्रीज इन द सेल डिवीजन, जो कि नॉर्मल और मेलिग्नेंट सेल्स में देखी जाती है एट सम पॉइंट आफ्टर। यानी आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो रैपिड प्रोलिफरेशन सेल्स की स्टिमुलेट होती है बाय द डेथ ऑफ द कैंसर सेल। दिस प्रोलिफरेशन में एक्सीड द रेडिएशन इंड्यूस सेल लॉस। ट्रीटमेंट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल टू प्रिवेंट दिस। क्यों?
क्योंकि जैसे आपने रेडियोथेरेपी दी है, यानी आप जब भी कैंसर सेल्स को किल करते हो ना, तो रीप्रोलिफरेशन जो होती है ना, दोबारा से जल्दी रैपिड प्रोलिफरेशन होती है। तो अगर आपने फ्रैक्शनेशन नहीं की, जल्दी दोबारा डोज नहीं दिया रेडियोथेरेपी का, तो फिर और ज़्यादा कैंसर बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेटजी यही होती है कि जो ट्रीटमेंट टाइम है ना, वो शॉर्ट रखना होता है। तो टाइम लाइन जो रीपॉपुलेशन है वो 4 से 6 हफ्तों में ही बिगिन हो जाती है आफ्टर द रेडिएशन स्टार्ट। ठीक है। दूसरा है रेडियो सेंसिटिविटी, यानी ये इनकी इंट्रिंसिक ससेप्टिबिलिटी होती है डिफरेंट सेल टाइप्स की टू द रेडिएशन। एक होता है रेडियो सेंसिटिव, एक रेडियो रेजिस्टेंट, जो हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं। रेडियो सेंसिटिव का मतलब ये है कि ये कैंसर इंट्रिंसिक ससेप्टिबिलिटी है कि ये रेडिएशन की तरफ इनकी ससेप्टिबिलिटी है डिफरेंट सेल टाइप्स की, तो हम उसको कहते हैं रेडियो सेंसिटिव। और जैसे हेमाटोलॉजिकल सेल्स, एपिथेलियल स्टेम सेल्स, गैमीट्स, ट्यूमर्स फ्रॉम द सेक्स ऑर्गन ओरिजिन, ठीक है, तो ये सब रेडियो सेंसिटिव है। रेडियो रेजिस्टेंस जो है वो मायोसाइट्स, न्यूरॉन्स एंड ट्यूमर्स लाइक मेलानोमा या सार्कोमा, ये रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। तो जो सेंसिटिव हैं उन्हीं पे रेडियोथेरेपी अच्छे से काम करेगी। ठीक है। अब इंडिकेशंस एंड डिलीवरी ऑफ रेडियोथेरेपी थोड़ी सी इसने समझाई हैं कि इंडिकेशंस क्या है रेडियोथेरेपी को यूज़ करने के लिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे एक तो हम रेडियोथेरेपी करते हैं, यानी जो वेरी रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है ना, उसको याद करें कि कौन से ट्यूमर बहुत अच्छे रेडियो सेंसिटिव होते हैं कि रेडियोथेरेपी से ही काम चल जाएगा, ड्रग्स कीमो वगैरह नहीं यूज़ करनी पड़ेंगी। तो वो उसमें SLCES स्क्लेस का निमोनिक याद रखें। एक तो सेमिनोमा, लिम्फोमा, हॉजकिन वाला लिम्फोमा, ठीक है, ये रेडियो सेंसिटिव है, इससे फ़ायदा होगा। कोरियोकार्सिनोमा, एविंग सार्कोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, सेमिनोमा, लिम्फोमा, कोरियोकार्सिनोमा, एविंग सार्कोमा एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। फिर कॉस्मेटिक प्रेफरेंस कह रहा है कि जब सर्जरी इक्वली इफेक्टिव है बट रेडियोथेरेपी ऑफर बेटर कॉस्मेटिक रिजल्ट, फॉर एग्जांपल जैसे यूरिनरी ब्लेडर का कार्सिनोमा, तो कॉस्मेटिक प्रेफरेंस के लिए भी हम रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं। फिर कुछ इनऑपरेबल ट्यूमर्स हैं, सपोज़ ब्रेन स्टेम का ट्यूमर है, ऑपरेट वहाँ नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी ये रेडियो ज़्यादा सही रहेगी। हाई रिस्क सर्जरी है, जहाँ पे सर्जरी करने से रिस्क या डेथ हो सकती है, इलनेस हो सकती है, जैसे अपर या मिडल ईसोफेगस का अगर ट्यूमर है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया अपर या मिडल ईसोफेगस में, तो वहाँ पे भी रेडियो ज़्यादा सही। एडजुवेंट रेडियोथेरेपी, यानी पहले लोकल रिकरेंस चांसेस को रिड्यूस करने के लिए एज एडजुवेंट भी हम यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ डिलीवरी में यहाँ पर इसने समझाए हैं कि कैसे रेडियोथेरेपी दी जाती है। एक होता है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ब्रेकी थेरेपी, जिसमें हम रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो है इनसाइड या नियर द ट्यूमर रखते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रेकी थेरेपी। इनसाइड उसके अंदर या नियर द ट्यूमर हम वो रेडियो एक्टिव सोर्स रखते हैं जिसमें से रेडिएशन ट्यूमर को लगेंगी। दूसरी इंट्रा ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी भी है, रेडियो आइसोटोप थेरेपी, 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी, जिसको 3D CRT कहा जाता है, कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी। फिर इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, IMRT, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं रेडियोथेरेपी की, याद रखें, अक्यूट और लेट। अक्यूट साइड इफ़ेक्ट्स उस टाइम पे इमीडिएट होते हैं, उसमें एनोरेक्सिया, नौशा, मलेज, म्यूकोसाइटस होता है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम होती है, इसोफिजाइटिस, एंटीराइटिस। इसी तरह माइलो सप्रेशन, बोन मैरो सप्रेस हो जाता है, एलोपेशिया भी अर्ली में आ गया, एयर लॉस हुआ। लेट साइड इफेक्ट होता है ना ऑर्गन स्पेसिफिक, अगर स्किन में वहाँ पे जहाँ पे रेडियोथेरेपी हुई एल्दमा होगा, डिस्कॉमेशन, स्किन जल रही है, लाल हो गई है, सिबेशर्स और स्वेट ग्लैंड लॉस हो जाएंगे। बोन में नेक्रोसिस हो सकता है, फ्रैक्चर, ग्रोथ रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन। गुनेड्स में ओलिगोस्पर्मिया, लोस्पर्म, एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी। आई में कैटरेक्ट हो सकता है। CNS में माइलाइटिस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लीडिंग टू पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया एंड स्फिंक्टर डिस्फंक्शन। GIT में म्यूकोसाइटिस, स्ट्रिक्चर, नैरोइंग एंड फिस्टुला फॉर्मेशन। लंग्स में रेडिएशन न्यूमोनाइटिस एंड फाइब्रोसिस। किडनी में रेडिएशन नेफ्राइटिस। विजाइना में डिस्पेरोनिया, पेनफुल इंटरकोर्स एंड स्टीनोसिस। एंड माउथ में अल्सरेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो उसके लेट साइड इफ़ेक्ट्स भी हो गए। अब नेक्स्ट जो उसने एक्सप्लेन किया है वो थोड़ा सा समझाया है, मिनिमाइजिंग द रेडियोथेरेपी रिस्क। अच्छा, वेसल्स में भी साइड इफेक्ट होता है, वेसल्स की फाइब्रोसिस और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकती है। सेकेंडरी मैलिग्नेंसी याद रखें कि ल्यूकीमिया या CA थायराइड जो है ये डेवलप कर सकते हैं। ये साइड इफेक्ट जो हम मिनिमाइज़ करते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट टेक्निक ऑफ डिलीवरिंग रेडियोथेरेपी, या द मैक्सिमम डोज इज डिलीवर टू द ट्यूमर, जबकि जो नॉर्मल टिश्यू है उसको हम स्पेयर कर दें। तो 3D कन्फ्रंटल रेडियोथेरेपी और IMRT ये टेक्निक है जहाँ पे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है ताकि रेडिएशन डोज हम मॉड्यूलेट करते हैं। वेरिंग अमाउंट ऑफ रेडिएशन डिलीवर
टू द ट्यूमर, अवॉइडिंग एंड मिनिमाइजिंग द नॉर्मल टिश्यू को ना लगे, ठीक है। देन आता है प्रिंसिपल्स ऑफ द इम्यूनोथेरेपी। वन ऑफ द बेसिक, यहाँ पे इसने समझाया कि दिस ट्रीटमेंट ट्रिगर द बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम, यानी इम्यूनोथेरेपी का यहाँ पे जो हमने सारा रेडियोथेरेपी भी कंप्लीट कर लिया है, कीमोथेरेपी सारा देखा, अब हम इम्यूनोथेरेपी की तरफ चल रहे हैं। उसकी क्या प्रिंसिपल होती है, तो इस ट्रीटमेंट में ना बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स के साथ फाइट करेगा दैट हैव एस्केप्ड द इम्यून डिटेक्शन, ठीक है, जो इम्यून डिटेक्शन से बच गया था, तो एस्केप हो गया था, जिसकी वजह से कैंसर प्रोलिफरेट हुआ। तो अब अपने इम्यून सिस्टम को ऐसा कर दें कि वो खुद ही उसको जाके मारे। तो इसमें जो कॉमन एजेंट्स यूज़ होते हैं वो इंटरफेरोन है, इंटरल्यूकिन, ठीक है। इंटरफेरोन गामा ये एंटी ट्यूमर एक्टिविटी रखते हैं अगेंस्ट द हेयरी सेल ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, कपोसी सार्कोमा। दूसरे इंटरल्यूकिन 2 क्लास होती है। इंटरल्यूकिन 2 जो है ना वो हमारे एक्टिवेट करती है टी लिम्फोसाइट्स को, ताकि ये टी लिम्फोसाइट्स जाके कैंसर सेल्स को किल करे। तो ये स्पेसिफिकली हम रीनल सेल कार्सिनोमा में इंटरल्यूकिन 2 यूज़ करते हैं, या मेलिग्नेंट मेलानोमा में। फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक और क्लास है, ये टारगेटेड थेरेपी कहलाते हैं आल्सो। तो ये टारगेट स्पेसिफिक इन सेल एंटीजेंस जो हैं या ग्रोथ फैक्टर्स ये होते हैं, उनको टारगेट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स को या टारगेट स्पेसिफिक सेल एंटीजन को। तो इसमें हमारी ट्रास्टुज़ुमाब जो कि एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है HER2 रिसेप्टर के लिए, जो 30% ऑफ वुमेन जिनको मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस हुआ होता है HER2, HER2, ठीक है। तो इसको हम एज ए मैजिक बुलेट भी डिस्क्राइब करते हैं ट्रास्टुज़ुमाब को। दूसरा कॉन्जुगेट्स, यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में एक ट्रास्टुज़ुमाब है, दूसरी कॉन्जुगेट। ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये लोडेड होती है कीमोथेरेपी एजेंट्स के साथ या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ, जो डायरेक्टली हम ट्यूमर में डिलीवर करते हैं। अब आ जाए प्रिंसिपल्स ऑफ द जीन थेरेपी। ये एक इमर्जिंग फील्ड होती है जहाँ पे ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करता है रिप्लेसिंग द ट्यूमर सप्रेसिंग जीन दैट हैव बीन लॉस्ट, ठीक है। जीन थेरेपी भी आजकल आ गई है, तो उसमें जो हम ट्यूमर सप्रेसर जीन जो लॉस हो गया है, जो ट्यूमर को सप्रेस करता है, ख़त्म हो गया, गुम हो गया, लॉस हो गया, जिसकी वजह से ट्यूमर डेवलप हुआ है, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं, हम उसको देते हैं। दूसरा जीन थेरेपी में या तो हम जीन्स को होस्ट ट्यूमर सेल्स के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाए। एंड लास्टली इसने कहा कि करंटली अभी तक जीन थेरेपी अंडर वे है एंड इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग द जीन्स डायरेक्टली इनटू द कैंसर सेल्स। लास्ट आ जाए प्रिंसिपल्स ऑफ द हार्मोनल ट्रीटमेंट। हार्मोनल ट्रीटमेंट भी कैंसर में यूज़ होता है। कुछ कैंसर्स जैसे कि ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियम, प्रोस्टेट, ये हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं। अगर ट्यूमर ER यानी ईस्ट्रोजन या PR यानी प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स रखता है, तो अगर हम हार्मोन को रिमूव कर दें तो फिर ये ट्यूमर रिग्रेस हो जाएंगे जिन पे ये रिसेप्टर हैं ER PR। सर्जिकल एब्लेशन, फिजिकली हमने सोर्स ऑफ हार्मोन को ही रिमूव कर देना है, जैसे बायलेटरल ऑर्किडेक्टमी यानी टेस्टिकल से निकाल दें ताकि प्रोस्टेट का कैंसर ट्रीट हो जाए, तो हम वो हार्मोन के सोर्स ही निकाल दें। ड्रग्स थेरेपी में टमोक्सिफेन जैसे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर है, ये भी ब्रेस्ट कार्सिनोमा में यूज़ होती है, क्योंकि अगर ER PR रिसेप्टर्स होंगे तो आपने हार्मोन को निकालना है ना, तो या तो आप ऑर्गन निकाल दो हार्मोन वाला, या तो ड्रग थेरेपी दो जिससे टमोक्सिफेन हार्मोन को ब्लॉक करती है, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तो ये भी ब्रेस्ट कार्सिनोमा में यूज़ होती है। फ्लूटामाइड एडवांस प्रोस्टेटिक कैंसर में यूज़ होती है। फिर आती है पैलिएटिव केयर। जब डिज़ीज़ क्योर होने के बिल्कुल लायक ना रही हो तो हमारा फोकस जो है पैलिएटिव केयर पे जाता है। क्योर नहीं है, क्योरेटिव नहीं, अब पैलिएटिव रह गया, यानी सिम्टम को ट्रीट करना है। पैलिएटिव की डेफिनेशन ये टोटल एक्टिव केयर ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिली। टोटल एक्टिव केयर ऑफ द पेशेंट एंड देयर फैमिली। इसमें मेन गोल होता है कि हम सिम्टम कंट्रोल करते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल नीड्स को एड्रेस करना होता है। कॉमन प्रॉब्लम इनकी यही होती है, अब कैंसर फैल गया होता है और सिर्फ पेन मैनेजमेंट करनी होती है, बावल ऑब्स्ट्रक्शन और डायरिया को, ठीक है। तो लास्ट है कोर जो इसने यहाँ पे समझाई हैं डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, patient can receive advice on the symptom control and palliative care where surgical management continue. Palliative care is offered to those who have incurable disease like advanced malignancy. मेन प्रॉब्लम यही होती हैं, पेन, बावल ऑब्स्ट्रक्शन, डायरिया, माउथ केयर, डिस्फेजिया, nausea, vomiting, terminal care, notional support, social support, financial support, spiritual support and psychological support. That's it. तो कंप्लीट हुआ ये चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21 विच इज़ स्किन लीजन्स।